नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों से संबंधित ये रहने वाला है। यहां से आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति, वर्ष 1965 में केंद्र सरकार ने जनजातियों की पहचान के लिए एक समिति का गठन किया। उस समिति का नाम क्या कभी पूछा जाता है, लोकर समिति का गठन किया। लोकर समिति की सिफारिश पर 1967 में उत्तराखंड की 5 जनजातियों को इस प्रमुख जनजातियों के बीच में सम्मिलित किया गया है। वो 5 जनजाति कौन है, मैं आपको बता दूं। देखिए, 5 जनजातियों के अंतर्गत जो रखा गया था, थारू रखा गया था, जौनसारी रखा गया था, भोटिया रखा गया था, बोक्सा रखा गया था और आरसी को एसटी के अंतर्गत ये दर्जा मिला था। ठीक है, कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया 1967 में जो लोकल समिति की सिफारिश के अंतर्गत उत्तराखंड की कितनी जनजातियों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया, तो 5 जनजाति हैं। आपको क्रमशः मैंने बता भी दिया है कि भैया यहाँ पर देख पा रहे होगे आपके, यहाँ पर थारू है, जौनसारी है, भोटिया है, बोक्सा है और राजी को एसटी का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। और राज्य में मात्र 2 जनजातियों को आदिम जनजातियों का यहाँ पर दर्जा प्राप्त है। देखिए, क्वेश्चन क्या बनता है कि उत्तराखंड में कितनी जनजातियों को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है, तो आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर मात्र 2 जनजातियों को यहाँ पर आदिम जनजाति का यहाँ पर दर्जा प्राप्त है। सर्वप्रथम राज्य की जो राज्य जनजाति को आदिवासी जनजाति के रूप में यहाँ पर दर्जा मिला, आदिम जनजाति के रूप में यहाँ पर दर्जा मिला था। और बोक्सा जनजाति को 1981 में आदिम जनजाति का यहाँ पर दर्जा मिला था। कौन कौन सी 2 जाति हैं आपको पता हो गया ना, जनजाति है आपकी, एक तो बोक्सा थी, ठीक है, और एक आपकी राज्य ये जनजाति थी। इन दोनों को आपको किसके अंतर्गत रखा गया था, आदिम जनजाति के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया। राज्य में सर्वाधिक आबादी जिस जनजाति की है वो आपकी थारू जनजाति की है। और उसके बाद सबसे कम आबादी की अगर मैं बात करूं, आबादी राज्य की ये रही है सबसे कम आबादी, और राज्यों की ये रही है, राज्यों जो हमने राज्य की बात कर रहे हूँ, ठीक है। और वर्ष 2011 की अगर बात करें, उसकी जनगणना के आधार पर अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत, तो कुल एसटी आबादी जो रही है 2,91,903 यहाँ पर क्या रही है, यहाँ स्थित रही। और जुलाई 2001 से राज्य सेवा में अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण दिया गया था वो 4% यहाँ पर आरक्षण दिया गया था राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। कब राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किया गया था, कितने % दिया गया था, जुलाई 2001 में। और कितना % दिया गया था आपके यहाँ पर 4% यहाँ पर आरक्षण यहाँ पर प्रावधान यहाँ पर किया था। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित जो प्रश्न आपका देखोगे यहाँ पर विशेष रूप से आप लोगों के लिए यहाँ पर लेख में मैंने जो लेख दिया गया है, अधिकांश प्रश्न यहाँ पर समूह की जो पुरानी प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं उससे पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर इसमें सम्मिलित किया गया। और कुछ प्रश्न वर्तमान परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित 25 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार किए हैं। और जो आपके आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और 2 प्रश्न आपके उत्तराखंड की जनजातियों से निश्चित रूप से यहाँ पर पूछे जाएंगे, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक इस श्रृंखला को देखिए। मैं बात कर रहा हूँ राज्य की जो सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की आबादी किस जनपद में रही है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे उधम सिंह नगर, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपका ये रुद्रप्रयाग है जहाँ पर सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की यहाँ पर संख्या रही है। अगर मैं यहाँ पर एक व्याख्यान की अगर बात करूँ, राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की जो आबादी रही है वो आपके रुद्रपुर में रही है, न रुद्रप्रयाग में रही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्रम किस जनपद का आता है, तो वो आपका टिहरी आता है, फिर आपका चमोली जिले में ये रहते हैं सबसे कम जनजाति, आपके अनुसूचित जनजातियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सर्वाधिक अगर हम बात करें अनुसूचित जनजातियों की जो आबादी जो किस जनपद में है, तो वो सबसे आपकी अधिक आपके उधम सिंह नगर में है। जब कभी पूछा जाता है कि सर्वाधिक रूप में जनजाति की जनसंख्या कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो उधम सिंह नगर, और सबसे कम आपकी कहाँ है, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। वहीं आप दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कह रहा है कि थारू अपने आप को वंशज मानते हैं 2021 के आधार पर अगर हम बात करें तो किसके वंशज,
खज, बंद, ये पवार वंश का, ये महाराणा प्रताप वंश का, पांडवों का, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर ये कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। कौन है? थारू लोग जो अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। ये देखिए यहाँ पर थारू लोग अपने आप को महाराणा प्रताप वंश के वंशज मानते हैं। इतिहासकारों के आधार पर अगर हम बात करें, जो थारू थे कितार वंशी इसे माना जाता है, और जिनका कद छोटा होता है, नाक चपटी होती है और आंखें थोड़ी छोटी यहाँ पर होती हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, जिस प्रकार से ये आपके भोटिया लोग होते हैं तो उस प्रकार से, ठीक है, चाइना के लोग। अब यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न, निम्न में से बादला विवाह प्रथा का संबंध किस है? बदला विवाह क्या होता है? अदला बदला जो होता है ना, वो बिहार की जनजाति में ये है, अभी भी ये मान्यता है। देखिए यहाँ पर थारू जनजाति है, बोक्सा है, भोटिया है जनजाति है, इनमें से कोई नहीं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो बदला विवाह होता है, जो प्रथा है आपके थारू जनजाति में है। पहले बदला विवाह की प्रथा प्रचलन में थी, बाद में बदला विवाह के तहत क्या होता था? बहनों के आदान प्रदान की प्रथा थी। ठीक है, पहले से क्या था, किसी परिवार में अगर किसी महिला को या स्त्री का विवाह हो जाता तो क्या होता था? आदान प्रदान यहाँ पर होता था। आज वो परंपरा बदला विवाह के तहत बहनों का यहाँ पर क्या था? आदान प्रदान का यहाँ पर प्रचलन है। ठीक है, ये थारू जनजाति के अंतर्गत ये चलता है। अब वहीं अगर मैं बात करूँ राज्य में सर्वाधिक आबादी की जनजाति की है, तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए भैया, राज्य में ऐसा कौन सी जनजाति है जिसका सर्वाधिक रूप में प्रतिनिधित्व है। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर भोटी जनजाति के राज्य की है, थारू की है या जौनसारी की है, तो आपको बता दूं यहाँ पर जो सर्वाधिक रूप में थारू जनजाति यहाँ पर सर्वाधिक रूप में, जो राज्य में सर्वाधिक आबादी थारू जनजाति की है, जबकि सबसे कम आबादी जो राज्य जनजाति की है 2011-2001 के आधार पर अगर हम बात करूं, तो राज्य में सेवाओं का जो अनुसूचित जनजाति का जो प्रशिक्षण आरक्षण दिया गया था 4% इसमें दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब वहीं पर अब हम बात करते हैं पांचवें प्रश्न के। आप देख पा रहे हो, अच्छी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, उत्तराखंड की भोटे जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? कि इनके पूर्वज की अगर बात करें, पूर्वज तो आपने किस वंश की तो हमने बात करते महाराणा प्रताप। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया कि जो भोटे जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? ये निगोटो, मंगोलियाट, कासेसाल्ट या प्रोजो ऑस्ट्रियाट करके जो है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ इसका बी मंगोलियाड से ये संबंधित है, मंगोलियों से, मंगोलिया जो होते हैं उनसे संबंधित है। उत्तराखंड में जो जनजाति है ये मंगोलियाड मानव प्रजाति से इसका संबंध है, और उत्तराखंड की प्रमुख जो प्रजाति ये है। और जो यथावर जो खाना बदोश जिसे कहा जाता है, जो अपना एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाना इधर उधर ढूंढते रहते हैं, तो उसके लिए ये क्या करते हैं? इनको खाना बदोश कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप लोग भ्रमण करते रहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में भोटिया क्या करते हैं? उत्तराखंड के बुग्याल में निवास करते हैं। निवास करने के लिए ऊपर के क्षेत्र में चले हैं, और जब ऋतु प्रवास करने के लिए मैदानों की ओर आ जाते हैं। कभी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है, तो आपको पता होना चाहिए वो भोटिया जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब वहीं पर हम देखते हैं छठे नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है भारत सरकार ने भोटे जनजाति को अनुसूचित जनजाति ST की अधिसूची में किस वर्ष से सम्मिलित किया गया था? 1967 को, 1966 को, 1965 को या 1968 को? तो आपको बता दूं ये 1967 को आपको भोटे जनजाति को ST कैटेगरी के अंतर्गत इसको अधिसूचना जारी करके इसको सम्मिलित कर दिया गया था 1967 को। देखिए, भारत सरकार द्वारा 1969 को एक अधिसूचना जारी हुई थी, उसके रूप में इसको अधिसूचित किया गया कि ये आपके ST कैटेगरी के अंतर्गत है। और भोटिया उत्तराखंड की हिमालय की जो घाटियाँ है ना, आपके हिमालय की तलह घाटियों में निवास करने वाली ये प्रमुख ये राजवंश, या अगर राजवंश भी ना कहूँ तो इसको ये एक प्रजाति है जिसे हम कहते हैं कि खाना बदोश, ये प्रमुख यतावर जनजाति ये है। और भोटे जनजाति को ही बुग्याल कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जनजाति को बुग्याल कहा जाता है, तो वो आपकी भोटे जनजाति को ही बुग्याल कहा जाता है। और वर्ष 1967 की अगर मैं बात, तो भोटियाओं के साथ उत्तराखंड की जो जौनसारी हो गया, बोक्सा हो गया, थारू हो गया और राज्य जनजातियों को भी आपके अनुसूचित जनजाति ST के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। कौन कौन सी जातियों को सम्मिलित किया गया? 5 जनजाति, 5 थी ना। देखिए, एक तो जौनसारी हो गया, भोटिया हो गया, थारू हो गया, राजसी हो गया। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को इसके अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए 7वें नंबर का प्रश्न, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, कांडली
या फिजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष में या 3 वर्षों में मनाया जाता है, 6 वर्षों में मनाया जाता है, 12 वर्षों में। तो आपको बता दूं ये 12 वर्ष में कंडाली जो इनका भोटिया जनजाति का पवित्र या कहें बहुत बड़ा ये उत्सव होता है। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में चौसाद घाटी में प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कंडाली या फिर किजी नामक उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। यह तो त्यौहार जो आता है आपके अगस्त और सितंबर में, ये भोटिया जनजाति द्वारा इसे मनाया जाता है। मनाए जाने वाला जो प्रमुख त्यौहार है, यह त्यौहार आपके 1 सप्ताह तक ही चलता है। कभी क्वेश्चन बनता है कि कंडाली जो उत्सव है वो कितने दिन तक चलता है, तो वो 1 सप्ताह 7 दिन तक ये चलता है। और इस दिन प्रत्येक परिवार प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम क्या करते हैं, जौ फाकर के आटे से निर्मित गुड्ढों के देवता की यहाँ पर पूजा करते हैं और अपने घर के आंगन में इसे करते हैं ये तमाम चीज़ें। और अगर बात करूँ व्यक्तिगत पूजन के पश्चात क्या करते हैं, सामूहिक भोजन ये लोग करते हैं, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। उसके पश्चात ये सभी ग्रामीण एकत्र होकर यहाँ पर जो देवस्थान की ओर यहाँ पर जहाँ पर देवता होता है वहाँ की तरफ ये क्या होता है, प्रस्थान करना शुरू कर देते हैं। और अगर मैं बात करूँ उसके पश्चात ये क्या करते हैं, महिलाएं जो होती हैं वहाँ की, ये अपनी पारंपरिक जो वेशभूषा होती हैं उसे पहनती हैं, हाथ में दराती लेकर यहाँ कांडली का पौधा को नष्ट करने के लिए यहाँ पर पश्चात उसको नष्ट करने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं महिलाएं और जो युवा हैं उनके द्वारा यहाँ पर कांडली ये नीति किया जाता है। कांडली का मतलब है जो पौधा होता है कांडली का, तो उसको नष्ट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, इसलिए मैंने आपके लिए साझा किया इसको। अब देखिए यहाँ पर 8वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या करें, निम्न में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है। लकड़ी की शिल्पकला, लकड़ी पर जो शिल्पकला करते हैं, जो उसमें नक्काशी करते हैं, तो वो कौन सी जनजाति है। थारू जनजाति है, भोटिया है, या राज्य है, या जौनसारी जनजाति है। तो आपको स्पष्ट कराता हूँ, वो आपके राज्य जनजाति है जो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत जिसे रखा गया था। आप सभी को ये सभी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत ही हैं। तो व्याख्या की अगर मैं बात करूँ तो इसका किस प्रकार से लकड़ी की जो लकड़ी की जो शिल्पकला के लिए जिस जनजाति को माना जाता है लोकप्रिय, तो आपकी राज्य जनजाति को यहाँ पर लोकप्रिय माना जाता है, क्योंकि ये जो जनजाति है ना मूल रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ये निवास करती हैं। और इसके अतिरिक्त आपको बताऊं ये किस जनपद में रहती है, ये चंपावत में रहती है, नैनीताल में ये निवास करती हैं। और राज्य जनजाति को बनौत या फिर जंगल का राजा भी इसे कहा जाता है। जंगल का राजा किस जनजाति को कहा जाता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्य जनजाति को कहा जाता है। और इस जनजाति के लोगों का जो कद होता है थोड़ा छोटा होता है, उनकी मुखाकृति चपटी होती है, और इस जनजाति की जो भाषा हो वो तिब्बत और संस्कृति का शब्दों का इसमें क्या होता है, मेल होता है। और ये मुख्य रूप से मुंडा ये की भाषा ये प्रयोग करते हैं। और राज्य जनजाति का जो प्रमुख त्यौहार गौरा, घाटेली व मकर संक्रांति और ये तमाम चीज़ें इनकी प्रमुख होते हैं। यहाँ के लोग विशेष रूप से अगर मैं बात करूँ गोला बनाकर यहाँ पर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, जिसे मांडलिया नृत्य भी इसे कहा जाता है। और ये राज्य की सबसे कम जनसंख्या राज्य जनजाति की होती है। अभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्य जनजाति का जो प्रमुख नृत्य कौन सा होता है, मांडलिया नृत्य इसे कहा जाता है। और इनका जो प्रतिनिधित्व सबसे कम यहाँ पर होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 90 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये झुमाड़ा क्या है, 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, आपको ये पता होना चाहिए। झुमाड़ा ये युवा ग्रह होता है, सामाजिक प्रथा है, ये थारुओं का जो नृत्य गीत है या आभूषण है। तो झुमाड़ा जो थारू जनजाति का क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है। याद रखिएगा, आप इसे नोट कर, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये नृत्य विवाह, त्योहार, जन्म के क्या अवसर पर विशेष रूप से क्या किया जाता है, इसको किया जाता है। और झुमाड़ा जो नृत्य है स्त्री और पुरुष दोनों इसमें प्रतिभाग करते हैं। और इसके अतिरिक्त लहचारी नृत्य भी थारू जनजाति का लोकप्रिय है। कभी क्वेश्चन बनता है कि थारू जनजाति का लोकप्रिय नृत्य किसे, लहचारी नृत्य भी इसका क्या है, बहुत प्रसिद्ध है, ये इनका डांस है। ठीक है, इनका फोक डांस के रूप में से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, जवाड़
प्रथा संबंधित है। 2019 में क्वेश्चन पूछा जाए जुगाड़, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मत लेके चलना कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृषि से संबंधित है, या स्त्री धन से संबंधित है, या पशुधन से संबंधित है, या शिक्षा से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं ये आपका जो है स्त्री धन से संबंधित है। जुगाड़ उत्तराखंड की एक प्रथा है जिसमें स्त्री धन से संबंधित माना जाता है, और समाज में शादी के अवसर पर जो वधु पक्ष को दी जाने वाली जो धन संपत्ति को स्त्री धन माना जाता है, ठीक है। किसी माने वधु पक्ष को दी जाने वाली जो धनराशि है, जो धन संपत्ति है, तो उसे क्या माना जाता है, इसी धन के रूप में इसे माना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ऋतु प्रवास निम्न से कौन सी जनजाति करती है, मैंने इससे पूर्व भी बताते थे। ये आपकी जो करती है, नागा करती है, थारू करती, गद्दी करती है, बोक्सा करती है। तो दोस्तों आपको ये पता होना, गद्दी जो जाति है आपका सी, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब ऋतु प्रवास गद्दी या गरिया इसे कहते हैं। ऋतु प्रवास आपके थारू भी करती है, ये आपको ध्यान में रखना। जो ऋतु प्रवास गद्दी या गरिया जनजाति द्वारा किया जाता है, और यह जो जनजाति है भारत की प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू में, लद्दाख में, पाकिस्तान में, ये आदि क्षेत्रों में ये क्या करते हैं, निवास करती है। और जनजाति की अगर आजीविका का अगर मैं कहूँ, ये किस प्रकार से अपना जीवन बसर बसर करते हैं, तो ये आपकी इनका जो आजीविका जो प्रमुख साधन होता है पशुपालन होता है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ, ये जो बकरी या भेड़ के ऊन से क्या बनाते हैं, ये शॉल बनाते हैं, कंबल, जैकेट, टोपी, ये आदि इन चीज़ों को बेच कर ये पशुओं के दूध को या पशुओं को बेचकर ये तमाम चीज़ें अपने आजीविका चलाते हैं। और गद्दी जनजाति की अगर बात करूँ, ये लोग गर्मी में अपने पशुधन के साथ क्या करते हैं, ऊपरी स्थानों की तरफ ये बढ़ जाते हैं, वहाँ रहते हैं। और जैसे ऊपर जब सर्दी का मौसम बनता है तो ये नीचे की तरफ क्या करते हैं, अग्रसर हो के आते हैं। और इन जनजाति के लोग प्रमुख रूप से जैसे भोजन, इनका जैसे भोजन के रूप में जिस चीज़ को दूध होता है और दूध से बने भोज्य पदार्थों को सेवन करते हैं। और इस समाज के लोगों की अगर बात करें तो बाल विवाह और बहुपति विवाह यहाँ पर क्या है, प्रचलित है, ठीक है। यदि किसी की डेथ होगी तो वो दूसरी शादी कर सकता है, कि किसी महिला का अगर कुछ हो गया तो वो दूसरी शादी कर सकती है। तो बहु विवाह यहाँ प्रचलित है, बाल विवाह भी यहाँ पर प्रचलित है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 12 नंबर का प्रश्न। आप देखिए 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा गया निम्न में से बोक्सा जनजाति का त्यौहार क्या है 2017 में, होना या डेटिया या गोटेरे, ये सभी। तो आपको बता दूं ये जितने भी आपने यहाँ पर देखे ना, ये सभी क्या है, बोक्सा जनजाति के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। बोक्सा जनजाति के निजी त्यौहार में हुंडा, गेटिया, गेटोरे, चैती, नौबी, मोरे आदि क्या है इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। और उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्र में बोक्सा जनजाति का क्या होता है, यहाँ पर केंद्र इनको माना जाता है। यहाँ पर संकेंद्र, यहाँ पर नैनीताल हो गया, उधमसिंह नगर हो गया, इन नगरों में क्या है, बोक्सा जनजाति बहुल्य क्षेत्र में इनकी जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा है। बुखशाड़ भी इन्हें कहा जाता है। और ये स्वयं पवार वंश के राजपूत इनको मानते हैं। और हालांकि जो इतिहासकार हैं उनमें भी कई ऐसे मतभेद हैं। सामान्यतः लोग कहते हैं पंच गोत्र या उपजातियों में इसको विभाजित किया गया। गोत्र समाज में व्यवहारिक रूप में जो तमाम चीज़ें उसमें कही गई हैं, और इसमें आपस में क्या विवाह नहीं होता है। हिंदू धर्म मानने वाले बोक्सा जनजाति के आर्थिक जीवन की प्रमुख आधारशिला की पशु और दस्तकारी ये तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 13 नंबर का प्रश्न कि यहाँ पर क्या पूछा है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा जाए कि भोटे जनजाति के लोकगीत किसे माने जाते हैं। तो तुवेरा, ये बाजियू, ये तिमली, ये सभी। तो आपको बता दूं ये जो सभी जो गीत हैं, लोकगीत, ये आपके भोटे जनजाति से संबंधित है, ठीक है। भोटे जनजाति का मुख्य प्रमुख जनजाति समूह इसे माना जाता है। और जो कुमाऊं में और गढ़वाल में दोनों मंडलों में ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। और राज्य में भोटे जनजाति तिब्बती वर्मन समूह की भाषाएं इसमें बोला जाता है। और अधिकांश जो भोटिया होते हैं तिब्बत, बोने और हिंदू धर्म का संयोजन इनके साथ मिलता है। इन सभी चीज़ का इसमें मिश्रण में देख। और इनके अगर मैं देवी देवताओं की बात करूं तो ये हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं। तुवेरा, बाजियू, तिमली भोटे जनजाति के प्रमुख लोकगीतों के अंतर्गत आते हैं। और ये अलग अलग तरीके से अपने उत्सवों को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। वहीं नगटंग देवी की पूजा कौन करते हैं, नुगटंग देवी की पूजा कौन करते हैं, ये
17 में क्वेश्चन पूछा है, रंग समुदाय, थारू समुदाय, बोक्सा या वन रावत समुदाय। अगर मैं बात करूं तो ये रंग समुदाय के लोग, इसमें क्या नुंगट देवी की पूजा जो रंग समुदाय में प्रचलित है, और राज्य के रंग जनजाति समूह विशेष रूप से पिथौरागढ़ जिले में निवास करते हैं, और रंग समुदाय मूल रूप से नेपाली ये होते हैं और यहाँ निवास करते हैं, और प्रवास के दौरान ये नेपाल से पिथौरागढ़ में ये इस जिले में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये नुंगटंग देवी की जो पूजा हर्ष उल्लास के साथ ये करते हैं। अब बात करते हैं 15 नंबर का प्रश्न है, ये 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या था, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। एक सामाजिक विश्वास था, व्यवहार व्यवस्था थी, संस्कार था, धार्मिक उत्सव था। तो आपको बता दूं तो उत्तराखंड में अट्टा बट्टा एक प्राचीन विवाह प्रथा ये थी। ठीक है, अब उत्तराखंड की प्राचीन विवाह प्रथा किसे माना जाता है, कभी क्वेश्चन में अट्टा बट्टा को माना जाता है। ठीक है, जो ये प्रथा है उत्तराखंड की गद्दी जनजाति में पाया जाता है। अट्टा बट्टा एक जटिल संबंध है, इसको माना जाता है। इस संस्कृति में दो परिवारों के बीच विवाह संबंध यहाँ पर क्या होता है, स्थापित होता है। ये आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए। वहीं 16 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है कि थारू जनजाति की महिलाओं को तलाक देने का अधिकार डेडेस को किसको है, यहाँ पर चला या बाट कट्टी या उबारी या बाकबर को दिया जाता है। तो इसका अगर मैं बात उरारी क्या है, तो थारू की जो महिलाओं को तलाक देने का यहाँ पर अधिकार उरारी कहा जाता है, जो उनको जो तलाक दिया जाता है तो उरारी। और चाला विवाह क्या है आपको बता दूं, चाला विवाह के बाद जब लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर आती है तो इस रस्म को चला इसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना है। अब बाद कट्टी थारू की विवाह तिथि तय करने पर ये इस रस्म को यहाँ पर निभाया जाता है। और ना खाबर क्या है, ये थारू जनजाति के लोग वनों को में अखरोट आखेट करने के लिए जाते हैं, शिकार करने के लिए क्या जाते हैं, ये जंगलों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब 17 नंबर का प्रश्न देखिए। 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी जनजाति पितृसत्तात्मक नहीं है, पितरों के वंशजों से संबंधित ये नहीं है। तमाम चीज़ें से कहने का मेरा मतलब है, केवल थारू जनजाति है, केवल जौनसारी है, केवल बोक्सा है, ये भी दोनों। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें केवल थारू जनजाति है आपकी पितृत्मक सत्ता धारण नहीं करती है। हारुल मंगल देवदार छाया व बिरासू की जनजाति का प्रमुख लोकगीत क्या है, थारू जनजाति है, क्या है भोटिया जनजाति है, जौनसारी है, बोक्सा। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है इसको देखते हैं। हारुल मंगल देयार छाया और बिरासू जौनसारी जनजाति के क्या है प्रमुख लोकगीत हैं। इसके अलावा हारुल जौनसारी जनजाति के लोग प्रसिद्ध नृत्य हैं और हालू रस्मतुल्ला वाद्य यंत्र का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, ये आपको बताना। अब 19वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे अपने इस पे, निम्न में से भोटी जनजाति में विवाह के लिए किस प्रकार की प्रथा अपनाई जाती है। 3 टिकड़ी प्रथा या दामोल विवाह प्रथा है, वधु मूल्य प्रथा है, या बाल बदला विवाह प्रथा है। तो आपको बता दूं यहाँ पर दामोल विवाह प्रथा है। दामोल विवाह प्रथा आपके भोटी जनजाति में ये पाई जाती है। और जो वधु होती है मूल्य प्रथा का प्रचलन राज्य जनजाति में यहाँ पर होता है। और 3 टिकड़ी प्रथा और बदला विवाह प्रथा आपके थारू जनजाति में ये मुख्य रूप से पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 20वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन से जनजाति के लोग आपके दीपावली के शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। कहने का मतलब जौनसारी है, भोटिया है, या राज्य है, या आपके थारू है। तो आपको बता दूं जो थारू जनजाति के लोग क्या होते हैं, दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं, जबकि थारू जनजाति के लोग इस त्यौहार को बजर चराई के रूप में वैशाख के महीने में ये मनाते हैं। ठीक है, अब यहीं पर आप देख पा रहे होंगे 21वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है निम्न में से सौका की जनजाति की एक उप जनजाति मानी जाती है, जौनसारी या राज्य या बोक्सा या भोटिया। तो ये आपके भोटिया जनजाति की मानी जाती है। सौका जनजाति भोटिया जनजाति की ही एक क्या है, उससे उपजी हुई एक जनजाति ये है। ठीक है, इससे क्या करना है, इसके समकक्ष मानी जाती है। तो इसके अलावा जो जोहारी
चौदासी या दमरिया भी भोटिया जनजाति की क्या है, उपजाति के रूप में इन जातियों को भी भोटिया से रिलेटेड ही माना जाता है। अधिकांश भोटिया जनजाति पिथौरागढ़ के जनपद में निवास करती है। भोटिया जनजाति के लोग पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में के जिलों में रहते हैं। अगर मैं बात करूं 291 गाँव में लगभग यहाँ पर 10 जनजाति यहाँ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, 291 गाँव में 10 जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जाड़ भोटिया जनजाति की। अगर बात करें तो मुख्य रूप से किस जनपद में निवास करते हैं, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। तो ये आपके उत्तरकाशी में करते हैं। जाड़ जो भोटिया जनजाति की एक उपजाति मानी जाती है। जो जाड़ भोटिया जनजाति मुख्यतः उत्तरकाशी जनपद में निवास करती हैं। जाड़ अपने आप को राजा जनक का वंशज ये मानते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा जनक का वंशज कौन अपने आप को मानता है, कौन सी जनजाति मानते हैं, तो आपको पता होना है भोटिया, जाड़ भोटिया जनजाति ये है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जाड़ लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। जाड़ों का आम बोलचाल की जो भाषा रोम्बा ये कहा जाता है, जो आपकी तिब्बत भाषा में इसे मिला जुला ये रूप इसका कहा जाता है। ठीक है, अब वहाँ 23वें नंबर का प्रश्न है, बीसू मेला कहाँ लगता है, नाना माता उधम सिंह नगर में या काशीपुर उधम सिंह नगर में, जौनसार देहरादून में या लोहाघाट में। तो दोस्तों आप सभी को ये भली भांति पता होगा कि ये जो बीसू मेला लगता है जौनसार क्षेत्र में देहरादून में सबसे बड़ा ये मेला माना जाता है। जो बैसाखी के बाद जब 4 दिन हो जाते हैं, 4 दिन तक ये चलता है। ठीक है, बैसाखी के बाद 4 दिन तक ये चलता है। और जौनसार क्षेत्र का ये 2 तरह का यहाँ पर मौन मेला भी यहाँ पर लगता है, जिसमें मछलियों को बहुत गांव वाले पूरे उस नदी में जाते हैं जहाँ पर मछलियों को यहाँ पर मारते हैं। इस बार जो मौन मेले में जो सर्वाधिक रूप में जो मछलियाँ मारी गई थी वो 6000 मछलियाँ इस बार मारी गई थी। मौन मेला मछली पकड़ने का प्रचलन है। और जतरिया मौन ये होता है खसों के शक्ति प्रदर्शन का यहाँ पर ये मेला होता है, अपने शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं। और जौनसारी के अलावा बीसू मेला प्रतिवर्ष उत्तरकाशी के भिट्टू, कुटोची, किल्लोची, मैझिरी आदि गांव में ये लगता है, सामूहिक रूप में होता है। विश्वकर्मा में ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत दिया जाता है, बीसू मेला कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर धनुष बाण जो प्राचीन समय में जो होता है ना, उस प्रकार से यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर ये करते हैं जंगल में जाके। ठीक है, ठिठोलो बिठोलो कुश्ती का भी यहाँ पर आयोजन यहाँ पर किया जाता है, ये आपको भली बातें ज्ञात होना चाहिए। अमासु देवता किस जनजाति के प्रमुख देवता के रूप में माने जाते हैं, तो यहाँ पर जौनसारी या थारू या भोटिया गाजी। तो यहाँ पर बता दूँ जौनसारी के प्रमुख देवता आपके मासु देवता माने जाते हैं। अब इसको मैं देखो 5 जनजातियाँ होती हैं, उनकी जो प्रमुख देवताओं के रूप में कौन किसको मानते हैं इस प्रकार देखिए। थारू जनजाति के जो इष्ट देवता माने जाता है खगड़ा भूत पछावन ने कहा जाता है। और जौनसारी जनजाति के देवता मासु देवता कहा जाता है। भोटिया जनजाति के भूमियाला देवता कहा जाता है। और बोक्स जनजाति के साकरिया देवता कहा जाता है। और राजी जनजाति के बाधनाथ देवता इन्हें कहा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, इस प्रकार से इसे नोट भी कर ले चाहिए। अब वर्धा नाटी का संबंध किससे संबंधित है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्धा नाटी का जो संबंध है थारू जनजाति के बोक्सा का है, बोक्सा जनजाति का, या ए बी दोनों का है, जौनसारी जनजाति का है। तो ये वर्धा जो नाटी है जो जौनसारी के प्रमुख नृत्यों में इसे माना जाता है, प्रमुख नृत्य इसका माना जाता है। अंडे कांडे डांडा पौड़ा नृत्य, झोला नृत्य, जंगलीबाजी, ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत ये उत्सव मनाते हैं। और 26वें नंबर का प्रश्न अगर मैं बात करूं, 26वें नंबर के प्रश्न को आप देखोगे तो वर्ष 1965 में केंद्र सरकार ने जनजातियों की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया, तो आपको बताया लोकल समिति का यहाँ पर गठन किया गया था, आप सभी को पता होना चाहिए। और लोकल समिति की सिफारिश पर उत्तराखंड में किन 5 जनजातियों को दर्जा ये दिया गया, 5 जनजाति को ST कैटेगरी के अंतर्गत जो दर्जा दिया गया था, तो वो आपके 1965 में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको ये सीरीज़ कैसी लगी ये आप मुझे बताइएगा। और साथ ही अगर अच्छी लगी हो तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।